नेपाल का चुनाव किस तरीके का होता है या भारत से कितना अलग होता है? पार्टियों के जो कार्यालय थे वो सजे हुए थे, लेकिन उसके बाहर ऐसा कोई इतना झंडा था ना बैनर था। सुरक्षा और सेना की गश्ती निकल रही थी और लग रहा था कि नेपाल में कुछ होने वाला है। तो यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पूरी तरह से परिदृश्य भारत से मिलता जुलता है। नेपाल की दिशा को प्रभावित करने वाला चुनाव या दिशा को तय करने वाला चुनाव से क्यों मान रहे हैं? पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आती, लेकिन इस बार पहाड़ के मामले में नेपाल को देखें तो नेपाल के लिए वहाँ की जवानी ही काम आई है। वहाँ के बॉर्डर के जो 77 जिले हैं, 77 जिलों में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, वहाँ के राजनीति और पूरी व्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ रहा है। नेपाल के लोग भारत के बारे में किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं या क्या उनकी सोच है? वहाँ के लोग होली मनाते हैं, वहाँ के लोग दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, दशहरा वहाँ का, विजयदशमी वहाँ का प्रमुख पर्व है। नेपाल में चुनाव होने वाले हैं। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद पहली बार नेपाल आम चुनाव में जा रहा है। होली के त्योहार के ठीक एक दिन बाद यानी कि 5 मार्च को नेपाल में चुनाव होंगे। और आपको लग रहा होगा कि अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम नेपाल के चुनावों की बात क्यों कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक राज जी। हम दोनों नेपाल होकर आए, थोड़ी सी टोह लेने की कोशिश की कि आखिरकार चुनावी माहौल में नेपाल में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है। मुझसे ज्यादा विस्तृत रूप से नेपाल के चुनाव को और घटनाक्रम को अभिषेक जी आप देखते रहे हैं, पहले भी आपने नेपाल से जुड़ी कई कहानियां लिखी हैं। यहीं से शुरू करता हूं कि पहले एक आम दर्शक के तौर पर, जो कौतूहल मुझ में भी था वहां जाने तक, नेपाल का चुनाव किस तरीके का होता है या भारत से कितना अलग होता है, अगर वहां से शुरू करें तो? जो शुरुआत करें उत्कर्ष जी, धन्यवाद पहले चुनाव की बात करने के लिए। जैसा अपना चुनाव होता है, भारत का चुनाव होता है, तो भारत में एक रौनक गांव से लेके लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र, हर जगह पे एक रौनक दिखती है, चर्चा दिखती है और झंडे बैनर से पटे हुए पूरी सड़कें दिखती हैं। लेकिन कल आप हमारे साथ गए, हम लोग अपने भराई से सटे हुए रुपेडिया बॉर्डर से फिर हम लोग नेपालगंज के प्रमुख कस्बे में पहुंचे थे, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, पार्टियों के जो कार्यालय थे वो सजे हुए थे, लेकिन उसके बाहर ऐसा कोई इतना झंडा था ना बैनर था, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उतनी चहल पहल भी नहीं थी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि कल शनिवार था, शनिवार को नेपाल में छुट्टी होती है, लेकिन जो बीच बीच में सुरक्षा और सेना की गश्ती निकल रही थी, तो लग रहा था कि नेपाल में कुछ होने वाला है। लेकिन जो रौनक है उस हिसाब से नहीं, वहाँ पे बड़ा साइलेंटली जो भी होता है चुपचाप होता है और एक माहौल बनता है, एक मैसेज पास होता है, उसी मैसेज पे लोग निकलते हैं। जैसे नेपाल की बात करें हम लोग, तो नेपाल पहाड़ और तराई 2 हिस्सों में है। तो तराई का हिस्सा जो मधेश का हिस्सा है, और मधेश जो भारत से सटे हुए जो 4 जिले, वहाँ के 4 प्रदेश हैं, कुल 7 प्रदेश हैं, ऐसे जो 4 प्रदेश हैं वो भारत से सटे हुए हैं। तो यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पूरी तरह से परिदृश्य भारत से मिलता जुलता है और भारत से कहीं ना कहीं प्रभावित भी होता है। जी उत्कर्ष जी, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ दूं जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कहा ना कि नेपाल के विषय पर अभिषेक जी लिखते रहते हैं, तो प्रदेश की राजनीति, कितने प्रदेश हैं, उनके समीकरण अभिषेक जी से आगे पूछूंगा। मैं अपना अनुभव बता देता हूं कि जो आपने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं। लगा नहीं कि हम चुनावों में हैं जब तक कि हम वो पार्टी कार्यालयों को बाजारों के बीच में नहीं देखे, और जब देखे तो ये भी था कि बहुत विद्वेष नहीं, कि एक ही लेन में करीब 4 कार्यालय थे जो हमको दिखाई दिए। नेपाल में राजनीतिक बैनर, पोस्टर, तोरण, प्रचार से ज्यादा जो हमको दिखाई दिया वो थे वहां पर हर चौराहे पर खड़े निर्वाचन प्रहरी, जो कि शायद इलेक्शन के लिए स्पेशली वहां पर अपॉइंट हुए थे। और उसके बाद हमने सेना तक की गश्त भारत बॉर्डर के पास देखी, बकायदा नेपाली सेना वहां पर गश्त कर रही थी, पुलिस थी, चेक पॉइंट्स थे, तो सुरक्षा दिख रही थी, माहौल दिख रहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और खासतौर पर जेनजी आंदोलन के समय पर जिस तरीके की हिंसा की तस्वीर आई थी, कहीं चुनाव में हिंसा चुनाव को किसी तरीके से प्रभावित ना करे, उससे पहले एक माहौल सुरक्षा बलों की ओर से बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की बात करें, बहुत डोर टू डोर कैंपेन जैसा चुनाव लगा हमको, कि लोग व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कन्वेंस ज्यादा करते हैं, लेकिन बड़ी रैलियां, पोस्टर, बैनर, वो उसका भाव रहता है। खैर, इससे आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा समीकरण के हिसाब से समझाता हूं, समझाइएगा अभिषेक जी। जैसे आपने अभी कहा 4 प्रदेश जो भारत से जिनकी जो मिलते हैं, लगते हैं, शायद सांस्कृतिक रूप से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछूं, एक बात जो मुझे लगती है वो ये कि नेपाल इस चुनाव में, और जो मुझे वहां रहकर भी समझ आया और बतौर पत्रकार भी मेरा मानना है, कि इस चुनाव के जरिए नेपाल सिर्फ अपनी सरकार नहीं चुन रहा है, वो अपनी दिशा भी चुन रहा है। क्योंकि पिछले 1.5 साल में करीब
नेपाल में जो कुछ कहा गया, जिस तरीके की आवाजें उठी, उसके बाद नेपाल को भी यह तय करना है कि वो आगे किस राह पर जाएगा, किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की इकोनॉमी और किस तरीके के जियो पॉलिटिकल इक्वेशन, यानी कि अपने पड़ोसियों से कैसा संबंध रखना है। मुझे लग रहा है कि नेपाल इस बार ये भी चुनाव कर रहा है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि नेपाल की दिशा को प्रभावित करने वाला चुनाव या दिशा को तय करने वाला चुनाव हम इसे क्यों मान रहे हैं। जी बिल्कुल उत्कर्ष जी, आपने सही कहा। अब इसके थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो जैसे कहते हैं कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आती, लेकिन इस बार पहाड़ के मामले में नेपाल को देखें तो नेपाल के लिए वहाँ की जवानी ही काम आई है। चाहे सत्ता बदलाव की बात हो, चाहे अभी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की बात हो, प्रचार की बात हो, और मतलब अगर वहाँ के प्रत्याशियों की जो प्रधानमंत्री चेहरे की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे जो हम लोगों को दिखा, आपने भी देखा कि बालेन शाह जो हर जगह चर्चा है जो इनकी। जो काठमांडू के मेयर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे काम भी किया है, और जेंजी प्रोटेस्ट के टाइम पर बड़ा उभर कर नाम आया है। जी बिल्कुल। और उनके काम और उनके फॉलोअर्स को लेके, फैन फॉलोइंग को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात की लोग कहते थे कि वो पहाड़ पे ही हैं, मधेश में नहीं। लेकिन कल मधेश में भी लोगों ने नाम लिया, नाम उन्हीं की चर्चा करी, मतलब उन्हीं के सिंबल पे बात करी कि घंटी। अब सिंबल है, प्रत्याशी है, कैसे है, किस हिसाब से है देखा, या फिर दूसरे नंबर पे लोगों ने जो चर्चा करी थी कि आप मैं आपके नोट्स देखने लग गया था। किसे करेंगे, तो गगन थापा की बात हुई, नेपाली कांग्रेस की तरफ से जो गगन थापा है उनको लोगों ने बताया कि दूसरे नंबर पे उनको आंक रहे हैं, और तीसरे और ये भी एक बात मैं बीच में जोड़ते चल रहा हूँ, जो अनुभव में हमने भी लिए, कि ये भी कहा गया है कि वहां पर भी जो कांग्रेस है, नेपाली कांग्रेस, वो भारत की कांग्रेस जैसी एक पुरानी पार्टी है या मध्यम मार्गी पार्टी जिसे माना जाता है। सही कहा आपने। सबसे मतलब पुरानी पार्टी है, मध्यम मार्गी पार्टी है, और ये सॉफ्ट, कभी भी ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं रही। हाँ जी, खासकर भारत के प्रति। जैसे ओली रहे हैं और बीच में शुरुआत के दौर में प्रचंड रहे हैं, प्रचंड सॉफ्ट हुए। लेकिन जो ओली की राजनीति थी कि भारत का विरोध हर मौके पे, और सीधा उनका कि भारत का विस्तारवादी नीति, चाहे जेंजी आंदोलन के टाइम पर भी वैसे बयान उनके आए थे। और उसके पहले भी अगर देखा जाए, जो काला पानी वाला विवाद था, जिस हिसाब से उन्होंने तूल दिया उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड में उन्होंने उसको तूल दिया, फिर उसके बाद उन्होंने नक्शे में परिवर्तन किया, सिर्फ इसलिए कि क्या तीसरा नाम आपकी लिस्ट में ओली का ही है? जी, तीसरा नाम ओली का है। हाँ, मैं वो लिस्ट को भी फॉलो करते चलें, क्योंकि पता चला हम एक नाम डिस्कस करें तो तीसरा नाम, अब जिनके बारे में अभिषेक जी बता रहे थे, कि वो एक ऐसा नाम जो भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर हमेशा तल्ख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जेएनजी आंदोलन का ठीक है, उन्होंने अप्रत्यक्ष भारत जी छोड़ा। हालांकि भारत का इससे कहीं कोई सरोकार नहीं रहा, वहाँ के युवाओं का आंदोलन था और उन्होंने उसी अपने हिसाब से हैंडल किया। और अगर अब चौथी जो बात करें उत्कर्ष जी की, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जिसे कहते हैं लोग, वहाँ की राजावादी पार्टी, जैसे आपने भी कल देखा कि कैसे लोगों का वहाँ के नेताओं के या राजनीतिक पार्टियों से जो मोहभंग या कहीं ना कहीं एक विचलन सा है, उसमें एक बेहतर विकल्प लोग देख रहे हैं राजावादी पार्टी। राजशाही को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिखाई दिया लोगों का। अब वो सत्ता में आए ना आए, वो राजशाही की व्यवस्था को मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोबारा चाहते हैं, कि अगर मान लीजिए सत्ता किसी के पास रहे तो भी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद है, वो ये मुझे जो लोगों की बातों से लगा कि वो किसी ना किसी रूप में राजशाही चाहते हैं। उनका ये मानना है कि राजशाही में उस तरीके के भ्रष्टाचार नहीं है जिसके कारण ये पूरा आंदोलन उनको करना पड़ा था, या राजनेताओं को लेकर जो सोच है राजशाही को लेकर, अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे नेपाल में मैंने महसूस किया बतौर पत्रकार। जी बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। और जो हम लोग बीच बीच में कभी जाते हैं, स्टोरी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक थर्ड या सेकंड ओपिनियन है या थर्ड ओपिनियन कह सकते हैं, तो राजावादी पार्टी की तरफ से लोग देख सकते हैं। क्योंकि एक है कि इतने सारे बदलाव देख लिए हम लोगों ने, सभी दलों को देख लिया, सारे नेताओं को देख लिया, लेकिन स्थिरता, नेपाल में स्थिरता नहीं आई। जब से लोकतंत्र की बात आई उसके बाद भी नेपाल कभी स्थिर होकर नहीं रहा। चाहे किसी की भी पार्टी या दल हो, चाहे प्रचंड हो, ओली हो, उसके पहले आपके थापा हो, कोइराला हो, कहीं भी स्थिरता नहीं दिखी। तो लोगों में एक लग रहा था कि लोगों को देख लिया तो एक राजावादी पार्टी, राजसत्ता नहीं, तो कम से कम उनकी विचारधारा की पार्टी को ही देख लें कि क्या और सरकार को कैसे लेके चलाते हैं। तो ये ले देके रहा उत्कर्ष जी। और खासकर जो वहाँ के नेपाल के जो चारों जिलों के 4 प्रदेशों के 77 जिले हैं, वो वहाँ की आबादी और वहाँ की मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को देखें या राजनीतिक व्यवस्था को देखें, तो कहीं ना कहीं बड़ी
अस्पष्ट स्थिति बन रही है कि नेपाल जाकर किस हिसाब से रहा है। जैसे आपने कहा कि नेपाल दिशा कौन सी ले रहा है? दिशा कौन सी ले रहा है, और इस सब के बीच थोड़ा सा आपको एक ससोड़ी चिंता की तरफ लेके जाऊंगा कि जो नेपाल में 2 हिंसक झड़पें हुई, हालांकि वो बिहार बॉर्डर पे हुआ, लेकिन उसका मैसेज पूरे नेपाल में गया है। खासकर जो डेमोग्राफी चेंज पे अक्सर अपने वहाँ प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री भी बोलते रहते हैं, उसी हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है उत्तर प्रदेश से सटे जिलों जी में। बिल्कुल, इन्होंने बोला। उसी हिसाब से नेपाल में भी एक चिंता है कि जो डेमोग्राफी वहाँ के बॉर्डर के जो 77 जिले हैं, 77 जिलों में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उस चेंज डेमोग्राफी का वहाँ के राजनीति और पूरी व्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ रहा है। इससे भी लोग चिंतित हैं, और यही कारण है कि वहाँ पे अब ध्रुवीकरण की बात आ रही है कि चलो ये नहीं पार्टी देख के, कम प्रत्याशी देख के हम मतदान करें। जैसे कल भी कई जगह लोगों ने खुल के बात करी इस मैं उस पर एक लाइन जोड़ देता हूँ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि डेमोग्राफी चेंज का जो एक नुकसान या डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो एक चिंता है लोगों की, वो शायद इसलिए है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पहले आप व्यक्ति देखकर वोट कर देते थे कि व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। अब व्यक्ति से ज्यादा उसकी उम्मीदवार की विचारधारा या उसका उपनाम जो है वो ज्यादा भारी हो रहा है। और वो जो डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स है कि 15% इसका जोड़ लो, 15% इसका जोड़ लो, और करीब वो 40% के आसपास, इस तरीके से जो हमने कई जगह महसूस किया कि अब जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स होने लग गई। दूसरा, लोगों का ये भी कहना था कि डेमोग्राफी चेंज से एक जो उनके अपना कल्चर है, वो कल्चर को, जब अपनी संस्कृति को विलुप्त होते हुए देख रहे हैं या खोते हुए या बदलते हुए देख रहे हैं, तो वो एक चिंता है जो मुझे वहां पर दिखाई दिया, जिसके लिए ग्रास रूट पर काम चल रहा है। शायद आने वाले वक्त पर हम उस पर भी लिखेंगे या बात करेंगे कि नेपाल में किस तरीके से काम चल रहा है। एक सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि काफी बड़ी चर्चा इस बार हुई है लेकिन मुझे लगता है जरूरी थी, वो ये कि इन तमाम चीजों के बीच में आप पत्रकार और एक व्यक्ति के तौर पर, जब हम नेपाल में जाते हैं, हम दोनों भाव में थे। पिछले 1.5 साल में अभिषेक जी बहुत कुछ कहा गया है कि नेपाल के लोग भारत के बारे में किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, या क्या उनकी सोच है। आपको क्या लगा? बस यही बात करूंगा, जैसे उत्कर्ष जी, नेपाल को भारत से जोड़ते हुए वहाँ की राजनीति को जोड़ूंगा। वहाँ के जो भी माहौल है, जो भी बातें ऊपर की आती है मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ के नेता या वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां अपने हित में उस बात को प्रचारित करती हैं। वहाँ के लोगों के बारे में अगर आप देखें, वहाँ के लोग होली मनाते हैं, वहाँ के लोग दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, दशहरा वहाँ का, विजयदशमी वहाँ का प्रमुख पर्व है। इन सारी बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे रोटी बेटी का संबंध है, और सामाजिक संबंध सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ है। तो कहीं भी कभी भी किसी भी परिदृश्य में लोगों ने ये नहीं बात की, कल भी आपने देखा कि हम भारत का विरोध करते हैं या भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन इन लोगों ने अपने हित के लिए, अपने वोट बैंक के लिए या फिर लोगों को डाइवर्ट करने के लिए भारत को एज अ शत्रु प्रोजेक्ट किया। सीधी सी बात उन्होंने की कि भारत की विस्तारवादी नीति, उन्होंने वो काला पानी का उदाहरण देते हैं, वो सुगौली संधि के उदाहरण देते हैं, वो सुस्ता विवाद का उदाहरण देते हैं, लेकिन वो उदाहरण के पीछे की बात या निहितार्थ को नहीं समझाते कि ये जो समझौते हुए हैं किस परिस्थिति में हुए हैं, और किसको नेपाल को कितना लाभ हुआ है और भारत को कितना नुकसान हुआ है। इस पर भी बात करनी चाहिए। सिर्फ ये 2-3 मुद्दों को उठा के वहाँ के लोगों को भ्रमित करना बार बार, तो ये कहीं ना कहीं बड़े पूरे परिदृश्य को बड़ा नकारात्मक बनाती है। लेकिन लोग वहाँ के समझते हैं कि नेता किस हिसाब से उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और फिर सत्ता के बाद, जीतने के बाद, और किस हिसाब गठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं और फिर टिकते भी नहीं है। मैं उसमें अपनी लाइन जोड़ दे रहा हूँ। आप ही से कल मैंने सीखा था, वो ये था कि मुझे एक चीज मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, अभिषेक जी ने कहा, क्योंकि अभिषेक जी मूल रूप से उस गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं जो नेपाल सीमा के पास है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नेपाल को एक दूसरे देश के तौर पर ही उस कौतूहल से देखने गया था। आपके लिए भी दूसरा देश है लेकिन पड़ोसी है। मैं सांस्कृतिक रूप से नेपाल का पड़ोसी कभी नहीं रहा। मेरे मन में ये था कि नेपाल एक ऐसा देश है जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, जहाँ की संस्कृति में बहुत अंतर नहीं है, जहाँ शायद बोली या भाषा का अंतर है, लेकिन वो भारत के किसी राज्य में भी हो सकता है। लेकिन वहां जाकर एक हिचक महसूस मैंने की लोगों में भी और शायद खुद में भी, कि हमको ये लगने लगा कि हम किसी और जगह हैं, और हम जो लोगों से बात करते हैं, क्या उससे पहले मन में सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये प्रश्न खुलकर पूछें, क्या हम बात करें ना करें, स्टोरी शूट करें ना करें, या वहां के लोगों में भी बात करने को लेकर एक हिचक, जिसका कारण मुझे लगता है जो आपने कहा कि राजनेताओं ने जो एक सोच पैदा की है उसका असर कहीं कहीं दिखता भी है, कि जो बड़े परिदृश्य में नहीं देख पाता। लेकिन अब जो मैंने इनसे सीखा वो ये है कि तमाम वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो
ये समझिए कि आपको बड़ा दिल और बड़ी आंखें रखकर इसको देखना होगा। भारत और नेपाल की सीमा से जब हम पार करते हैं तो आप बिल्कुल मत, आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक दूसरे देश में जा रहे हैं। वो जो ओपन कल्चर है, मुझे लगता है कि हर नेपाल के घर में हर दिन का राशन पानी, हर दिन जो सीमा से लगे इलाके हैं वो भारत से आ रहा है। वहीं नेपाल और चीन की जो सीमा है वो ज्योग्राफिकली या फिजिकली एक्सेसिबल ही नहीं है हर दिन के लिए। तो आपको इस अंतर को समझना होगा। हमने जब ये सवाल पूछा तो कुछ बड़े अच्छे लोग जो हमें वहां मिले उन्होंने बोला कि भाई करीब 55-65 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं इसलिए काम करते हैं, और वहां जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भारतीय काम कर रहे हैं। तो ये सच बात है कि वहां एक राजनीति है जो एक सोच पैदा कर रही है, सोच का कुछ असर लेकिन मुझे दिखा भी लोगों में कि वो असर है। अब उस असर को डाइल्यूट करना, मुझे लगता है कि शायद जो भी नेपाल की अगली सरकार हो, जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिशा क्या होगी, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो दो पड़ोसियों को जो सांस्कृतिक रूप से ज्यादा एक हैं, जो दिखने में, बात करने में, खान पान में एक हैं, क्या उन्हें एक रख पाते हैं कि नहीं, ये विषय मुझे लगता है नेपाल की जनता उनके हाथों पे दे देगी। जी बिल्कुल। और इस उत्कर्ष जी, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जब हम लोग एंट्री करते हैं, आप रुपेडिया बॉर्डर के इधर आप किसी भी नेपाल बॉर्डर को देख लें तो शुरुआत में घुसते ही एक डेमोग्राफी जो चेंज की बात चिंता है वो दिखती है और भीतर तक दिखती है। मैं बिहार जब चुनाव कवर कर रहा था, मैंने आपको कई सारे उल्लेख उसके भी बताए थे, वो स्टोरीज भी हमने अमर उजाला पर की थी कि वहां पर भी वो चिंताएं दिखी। बिल्कुल सही बात है। और चिंता यही जो आपके बात करें कि डर और जो लोगों में हिचक का कारण वो भी है। और उसके साथ जो अभी धर्मांतरण की बात हुई, वो तो डेमोग्राफी की बात हम लोग छोड़ते तो, लेकिन जो धर्मांतरण की बात हुई, जिस हिसाब से मिशनरियों ने वहाँ पे अपने आप को विस्तार किया, जहाँ पे उनकी आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, अब वहाँ पे 2 से 3% हो गई, तो ये बढ़ी हुई आबादी है और बॉर्डर के एरिया में है और वहाँ से वो भारत के क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अपने वहाँ भी देख लें, पीलीभीत देख लें, लखीमपुर देख लें, बहराइच देख लें जो बॉर्डर का एरिया है, महाराजगंज बॉर्डर है, सिद्धार्थनगर बॉर्डर है, तो यहाँ पे गतिविधियाँ, तो डेमोग्राफी का जो जितना खामियाजा नेपाल भुगत रहा है, अभी भुगत रहा है, और हाल फिलहाल में झड़पें हुई, दंगे हुए, उसका असर कहीं ना कहीं भारत पे पड़ेगा। और वहाँ का जो 4 प्रदेश है अपने वहाँ के 7 प्रदेश को प्रभावित कर रहा है उत्कर्ष जी। ये चिंता आज की नहीं, चिंता भविष्य की भी है। और अब देखते हैं नेपाल की नई सरकार इन चिंताओं पर क्या कुछ रुख अपनाती है। लेकिन नेपाल से और भी हमारी जो ग्राउंड स्टोरी होंगी, रिपोर्ट होंगी, अमर उजाला पर आप पढ़ पाएंगे, अभिषेक जी उन्हें लिखेंगे। कुछ स्टोरीज हम आपके लिए वीडियो पर भी लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि नेपाल के चुनाव और उसके बाद जब 5 तारीख को चुनाव के बाद, मतदान के बाद परिणाम आने सामने आए तो उनके निहितार्थ और असर को भी हम सरल भाषा में आपके लिए लेकर आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए भी नेपाल से जहां अच्छी खासी बड़ी सीमा लगती है, जानना जरूरी था। अभिषेक जी, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल चुनाव से जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आपकी कोई राय हो, जो हम लोगों ने बातें कही, जो हमारा अपना अनुभव रहा, उसको सुनने के बाद आपकी कोई राय, आपका अनुभव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को रंगों के पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।